हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस की सीरीज में आज से हम जनरल स्टडीज़ का मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। हालांकि हम पहले एक मॉक टेस्ट आपको दे चुके हैं जिसमें हमने एंशिएंट, मेडिएवल, हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, साथ ही साथ पॉलिटी के भी हमने क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए थे। लेकिन आज के मॉक टेस्ट में हम ज्योग्राफी के केवल ज्योग्राफी के ही आपको मॉक टेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। और आज से हम जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे वो सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट होंगे। हमारे जीएस के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके हम सेपरेट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि ज्योग्राफी का अलग, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि हिस्ट्री का कंप्लीट मॉक टेस्ट अलग, इसी तरह पॉलिटी का। तो हम सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इन सभी एग्जाम्स के लिए जो यहाँ मेंशन किए हुए हैं इस स्लाइड पर आप देख रहे होंगे, इनसे रिलेटेड जीएस के हम सिलेबस को शुरू करेंगे मंडे से हम प्रॉपर लेक्चर आपको देना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले कि जैसे कि हमारा कल जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, नेशनल पार्क से रिलेटेड हमने लेक्चर अपलोड किया था, उसी तरह हम कल यानी कि फ्राइडे आपको हिमाचल प्रदेश के सारे ही नेशनल पार्क्स कवर कराएंगे। तो हम साथ साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लेक्चर भी कवर कराते रहेंगे और जनरल स्टडीज़ के हम आपको सारे सब्जेक्ट एक एक करके कवर कराएंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। तो हमारा जनरल स्टडीज़ का पहला लेक्चर आपको मंडे से मिलना शुरू हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम दो सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलें, यानी कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री हम दोनों को ही एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी से शुरू करके। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें सुमेलित करना है खगोलीय घटनाएं और संबंधित शब्दावली, एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना और रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। जैसे कि आपको पता होगा, ऑप्शन ए है पेरिजी, इसको क्या ब्लड मून कहा जाता है। दूसरी पूर्णिमा, इसको सुपर मून या सेकंड फुल मून को सुपर मून कहा जाता है। और तीसरा है 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, 4 फुल लूनार एक्लिप्स, तो इसको क्या ब्लू मून कहा जाता है। तो आपको सुमेलित करना है इन सभी को। ऑप्शन ए 1 2 3 यानी कि तीनों सही सुमेलित है। ये ऑप्शन बी 3 2 1, ऑप्शन सी 1 3 2 और ऑप्शन डी 2 3 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2 3 1। खगोलीय घटना जो है पेरिजी को सुपर मून कहा जाता है, दूसरी पूर्णिमा ब्लू मून और 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जाता है। 4 पूर्ण जो चंद्र ग्रहण होते हैं उन्हें ब्लड मून कहा जाता है। तो सी का होगा पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, क्षुद्र ग्रह कुइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन कुइपर बेल्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कुइपर बेल्ट कौन सी होती है, यानी कि 2 तरह की बेल्ट होती हैं। एक तो होती है आपकी इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच का जो खाली स्पेस होता है, एक बेल्ट यहाँ होती है, और एक बेल्ट आउटर स्पेस को पार करने, आउटर प्लैनेट्स को खत्म होने के बाद एक बेल्ट होती है। तो इन दोनों के नाम पता होना चाहिए, इन दोनों में कौन कौन से इनकी विशेषताएं हैं ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट 2, धूमकेतु मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। कॉमेट्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया, इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, जोवियन प्लैनेट्स, सॉरी जोवियन तो बाहर के होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। उसके बाद आपका कुछ स्पेस खाली रहता है, फिर आपका बृहस्पति, इसी तरह शनि और अरुण वरुण यानी कि नेपच्यून और वीनस नेपच्यून। तो इस तरह से आपके रहते हैं प्लैनेट्स। उसके बाद एक कुइपर बेल्ट होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोई नहीं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, यानी कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो मंगल यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच का जो स्थान होता है खाली, बृहस्पति का स्थान, उसके बीच में जो बेल्ट होती है उसमें क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। और धूमकेतु जो होते हैं आपके कॉमेट्स कुइपर बेल्ट में पाए जाते हैं, यानी कि आउटर प्लैनेट्स के बाद में, यानी कि जो जोवियन प्लैनेट्स हैं इनके खत्म होने के बाद, जो आउटर प्लैनेट्स के खत्म होने के बाद जो एरिया होता है वहाँ कुइपर बेल्ट में कॉमेट्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन तथा रात होते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस डेज एंड नाइट्स ऑक्योर्स। स्टेटमेंट 2, पृथ्वी के घूर्णन की गति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। पृथ्वी की घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर 0.46 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 डिग्री अक्षांश पर 0.23 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ध्रुवों पर लगभग 0 होती है। अतः पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। भूमध्य रेखा से जब इक्वेटर से आप पोल की तरफ बढ़ेंगे
पृथ्वी पर, तो उसमें घूर्णन की जो गति होगी वो कम होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, 23 मार्च से 23 सितंबर की अवधि के दौरान उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी का 6, 7, 8 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देयर इज अ 6 मंथ डे एट द नॉर्थ पोल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23 मार्च टू 23 सितंबर। स्टेटमेंट 2, 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि के दौरान दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। ए 6 मंथ डे ऑक्यूर्स एट द साउथ पोल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 मार्च। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 23 मार्च से 23 सितंबर की जो अवधि होती है 6 महीने की, 6 महीने की जो 23 सितंबर के बीच की अवधि होती है, 23 मार्च से 23 सितंबर, इस पर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, यानी कि नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन होता है। और इसी के विपरीत जब 23 सितंबर के बाद 21 मार्च तक, 23 सितंबर से 21 मार्च तक, 21 मार्च के जो बीच का समय होता है उसमें साउथ पोल पर क्या होता है, सबसे लंबा दिन, 6 महीने का दिन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। ऑन December 22, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग द सन एंड द सदर्न हेमिस्फीयर इज अपोजिट टू द सन। स्टेटमेंट 2, 22 दिसंबर की सूर्य की स्थिति को मकर संक्रांति या शीत अयनात कहते हैं। द पोजिशन ऑफ सन ऑन 22 दिसंबर इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टाइस। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं हमने, एकदम एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी से ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर तथा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की विपरीत दिशा में होता है, यानी कि उल्टा होता है। जो स्टेटमेंट हमने दिया था बिल्कुल इसका विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ज्वार भाटा के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइड एंड एब। स्टेटमेंट 1, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार उत्पन्न होते हैं। टाइड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। स्टेटमेंट 2, ज्वार की ऊंचाई पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। द इफेक्ट ऑफ द सन्स ग्रेविटी ऑन द हाइट ऑफ द टाइड इज रिलेटिवली हाई। यहाँ रिलेटिवली किसकी बात हो रही है, मून से, मून के सापेक्ष में बात हो रही है। तो ज्वार की ऊंचाई पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव चंद्रमा की अपेक्षाकृत अधिक होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षाकृत अधिक होता है। स्टेटमेंट में यह बताया जा रहा है। तो आपको बताना है, सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए केवल 1, क्योंकि ज्वार की ऊंचाई पर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की जगह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अधिक प्रभाव पड़ता है। उसकी वजह यह है कि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कम है अपेक्षाकृत सूर्य के, यानी कि सूर्य की दूरी ज्यादा होने के कारण, पृथ्वी से ज्यादा दूरी होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम हो जाता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की अपेक्षाकृत। तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत था। तो ज्वार की ऊंचाई पर सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, परंतु चंद्रमा की दूरी सूर्य की अपेक्षाकृत कम होने के कारण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज्वार की ऊंचाई पर अधिक पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति सिजगी या युति वियुति कहलाती है। तो हिंदी में इसको युति वियुति कहते हैं और इंग्लिश में सिजगी। When the sun, earth and moon are in straight line, this position is called सिजगी। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन बाकायदा पिक्चर के साथ एनसीईआरटी में बताया गया है। स्टेटमेंट 2, सिजगी की स्थिति केवल पूर्णमासी को उत्पन्न होती है। सिजगीज कंडीशन अराइजेज ओनली टू फुल मून। स्टेटमेंट 3, सिजगी की स्थिति के समय दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार का अनुभव किया जाता है। लॉन्ग टाइड्स और लार्ज टाइड्स आर एक्सपीरियंस्ड एट द टाइम ऑफ सिजगी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। सिजगी की स्थिति पूर्णमासी या अमावस्या व अमावस्या दोनों को उत्पन्न होती है, पूर्णमासी व अमावस्या दोनों को। और हमने कहा था इसमें स्टेटमेंट में कि सिजगी की स्थिति केवल पूर्णमासी को उत्पन्न होती है। तो जहां एक्सट्रीम
स्टेटमेंट होता है वहां पर संभावना यही रहती है, यूपीएससी अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट देती है तो उसकी ज्यादातर संभावना गलत होने की रहती है। ऐसे स्टेटमेंट की ज्यादातर जनरली वो गलत ही होता है। जनरली हम बात कर रहे हैं, हमेशा बात नहीं कर रहे हैं, ये हर कंडीशन में लागू नहीं होगा। 90% ऐसा स्टेटमेंट गलत ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, लीबिया, चाड, ताइवान। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 4 5 6, ऑप्शन सी 4 और 5 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये वही कर सकता है जिसके माइंड में पूरा वर्ल्ड मैप एकदम छपा हुआ हो, वर्ल्ड मैप पे जो ज्योग्राफी को मैप के साथ पढ़ता होगा, ऐसा ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है। अदरवाइज जो रटे हुए होंगे, रटे हुए तो 1% इस तरह के क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में परेशानी हो जाएगी। मैप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर रटने वालों के नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो बच्चा ज्योग्राफी को मैप के साथ पढ़ता है, यानी कि जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तब आपके पास एटलस रखा हुआ होना चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारी ही कंट्रीज, इन सारी ही कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, कर्क रेखा इन सारी ही कंट्रीज से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मकर रेखा के संबंध में निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। स्टेटमेंट 1, विश्व में मकर रेखा कुल 12 देशों से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू 12 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस में। स्टेटमेंट 2, मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू साउथ अफ्रीका। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बिल्कुल एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। 12 देशों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और दक्षिण अफ्रीका से भी। अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका जो देश है, कैप ऑफ गुड होप पर, जो आपका दक्षिण अफ्रीका का देश जहां आपने देखा होगा कैप ऑफ गुड होप पर है, यहां पर इस जगह, तो यहां से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह एक समान होती है। द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड लाइन्स इज द सेम एवरीवेयर। एनसीईआरटी 6 क्लास का क्वेश्चन है ये, 6 क्लास एनसीईआरटी। स्टेटमेंट 2, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये क्वेश्चन ये आपको फैक्ट 9th क्लास एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ज्योग्राफी की। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज अबाउट 111 किलोमीटर। क्या बताया गया है पहले स्टेटमेंट में? दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह एक समान होती है। द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स लाइन्स इज द सेम एवरीवेयर। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज अबाउट 111 किलोमीटर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोनों। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए क्या होते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है शुरुआती चैप्टर्स में ही। तो ये आज के लेक्चर में हमारे इतने ही। अगले लेक्चर में हम पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और एक एक करके हम सारे ही सब्जेक्ट के हर टॉपिक से एमसीक्यूज आपको यूपीएससी प्री तक प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ मंडे से हम आपको जनरल स्टडीज़ के प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जनरल स्टडीज़ के, और हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी के साथ आपको हिस्ट्री के भी लेक्चर प्रोवाइड करें। तो हम इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसी मंथ में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का हमारा एक लेक्चर साथ साथ आता रहेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।